दोस्तों रिसेंट टाइम्स में गोल्ड की प्राइसेस आसमान छूती हुई दिख रही है। एक तोला यानी कि 10 ग्राम गोल्ड का प्राइसेस 1.25 लाख के आसपास पहुंच गया है। यही एक तोला गोल्ड 1950s में मात्र 98 रुपए का मिलता था। 1991 में इसका रेट लगभग 3,500 के आसपास था। क्या कुछ कारण है इतने सारे जंप होने के पीछे? क्यों भारतीय लोग इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है गोल्ड के साथ में? क्योंकि ये ऑब्सेशन जो है काफ़ी कुछ अलग अलग फैक्टर्स से दोस्तों प्रभावित है। उन फैक्टर्स की चर्चा और साथ ही में इतना सारा जो गोल्ड हम इकट्ठा करके बैठे हुए हैं, 25,000 टन गोल्ड हम भारतीयों के पास में है। इस गोल्ड को हम इकोनॉमी के बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन 3 प्राइमरी मुद्दों के ऊपर दोस्तों आज हमें बात करनी है। रिसेंट जो कॉन्टेक्स्ट अगर मैं आपको दे दूं तो गोल्ड की प्राइसेस हैव इंक्रीज ट्रिमेंडसली इन लास्ट फ्यू वीक्स। इसके पहले हम रीजन समझ लेते हैं कि क्या रीजंस रहे इतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ने के पीछे। रीजन देखो दोस्तों सीधे सीधे है कि आज जो ये प्राइसेस का एक राइज आपको देखने को मिल रहा है, इस राइज के पीछे प्राइमरी रीजन इज सिंपल कि भाई यूएस की जो गवर्नमेंट में या फिर यूएस गवर्नमेंट का जो हमें शटडाउन देखने को मिल रहा है, शटडाउन ऑफ यूएस गवर्नमेंट। अब आप बोलोगे यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है, इस कारण से हम क्यों ज़्यादा प्राइसेस पे कर रहे हैं गोल्ड के लिए? क्या फिर इस कारण या फिर ये कारण है कि भाई आने वाले टाइम में अभी फेस्टिव सीजन भारत में आने वाला है, तो ये फेस्टिव सीजन के कारण डिमांड बढ़ रही है, इस कारण से गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही है? दोस्तों अलग अलग कारण है। प्राइमरी डोमिनेंट रीजन की मैं आपको बात बता रहा हूं कि भाई यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन, इससे दोस्तों हुआ क्या, इससे जो डॉलर का वैल्यू है विथ रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज, वो डॉलर का हुआ है दोस्तों डिवैल्यूएशन, या फिर हम डिवैल्यूएशन से भी ज्यादा बेटर वर्ड इसके लिए होगा डिप्रिसिएशन। क्योंकि डिवैल्यूएशन हम तब बोलते हैं जब सेंट्रल बैंक के द्वारा अपने खुद ही के करेंसी को जानबूझ करके उसकी वैल्यू को गिराया जाता है, उसको हम बोलते हैं डिवैल्यूएशन। लेकिन अगर करेंसी की वैल्यू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के कारण कम हो तो ऐसे फेनोमेनों को दोस्तों डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहा जाता है। अगर डॉलर सस्ता हो रहा है, डॉलर की वैल्यू गिर रही है, बिकॉज कॉन्फिडेंस जो है वर्ल्ड ओवर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इन यूएस डॉलर is on decline दोस्तों, because of these events like US government shutdown, and also a contributing factor to this uncertainty is also the unpredictable policies of the Trump regime। तो ये कुछ मल्टीपल फैक्टर्स का इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है कि डॉलर की वैल्यू गिर रही है, कॉन्फिडेंस डॉलर में लो हो रहा है। अब होता क्या इस चीज से कि इस चीज से आने वाले टाइम में यूएस में जो बॉन्ड मार्केट है दोस्तों, बॉन्ड्स मतलब सिंपल शब्दों में इसको समझिए, बॉन्ड्स मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पीस ऑफ एक प्रकार से पेपर कहिए, ऐसा पेपर एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन अगर मान लो कि अभी पीस ऑफ पेपर है जहां पे अगर मैं ये बॉन्ड इशू कर रहा हूं तो उसका एक कोई डिनोमिनेशन, उसका एक फेस वैल्यू होगा। 10,000 रुपए का मान लो मैं बॉन्ड इशू कर रहा हूं, अगर उस बॉन्ड को आप खरीद रहे हो मतलब क्या है कि आप उस बॉन्ड एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो और मैं आपसे बोरो कर रहा हूं। अगर ये 10,000 रुपए मैं बोरो कर रहा हूं तो मैं ऐसे मुफ्त में तो आपसे बोरो नहीं करूंगा और आप ऐसे ही मुफ्त में मुझे पैसे तो नहीं दोगे, तो आप जो है कुछ रिटर्न्स एक्सपेक्ट करोगे दोस्तों उसके ऊपर, और वो रिटर्न्स मैं आपको प्रॉमिस करूंगा कि मैं आपको 6%, 7%, 8% ईयरली बेसिस के ऊपर रिटर्न्स दूंगा। जो ये रिटर्न्स मिलते हैं हमें बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट के ऊपर दोस्तों, इनको हम बोलते हैं बॉन्ड यील्ड्स। शब्द को याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फ्रॉम यूपीएससी सीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। बॉन्ड यील्ड्स अगर ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, यानी कि आपको जो रिटर्न्स मिलने हैं मेरे से, अगर ये ज्यादा मात्रा में बढ़ना शुरू हो जाए तो इसमें दोस्तों मेरा तो नुकसान है। मेरा नुकसान इसलिए क्योंकि मेरे ऑब्लिगेशंस जो है वो मेरे ऑब्लिगेशन टू रीपे विल बेसिकली बिकम हायर, या फिर जो नए लोग बॉन्ड इशू करेंगे मार्केट के अंदर उन बॉन्ड्स के ऊपर रिटर्न्स उनको ज्यादा देने पड़ेंगे, बिकॉज बॉन्ड यील्ड्स आर राइजिंग। ठीक है, लेकिन उसी पे एक बात याद रखिए कि अगर बॉन्ड यील्ड्स किसी बॉन्ड मार्केट के अंदर कम हो रही है, यानी कि जो रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं वो रिटर्न्स आपके कम हो रहे हैं, तो ऐसे में यू विल लुक फॉर व्हाट, यू विल लुक फॉर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। आप कुछ और चीजें देखोगे दोस्तों जहां पे आपको ज्यादा मात्रा में रिटर्न्स मिले, और यहां पे फिर संदर्भ आ जाता है, यहां पे गेम आ जाता है किस चीज का, यहां पे गेम आ जाता है गोल्ड का। तो गोल्ड
हिस्टोरिकली स्पीकिंग गोल्ड हमेशा से एक सेफ हेवन फॉर इन्वेस्टमेंट रहा है, और भारतीय लोगों के लिए भी ये सेफ हेवन रहा है। अक्रॉस द वर्ल्ड आप देख सकते हो कि जब जब अनसर्टेनिटीज आती है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज या फिर कुछ फाइनेंशियल डाउनटर्न्स देखने को मिलते हैं, अगर वर्ल्ड वॉर कहीं पे आपको जियोपॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिल रहा है, जहां पे आपका फाइनेंशियल मार्केट से भरोसा दोस्तों हटना शुरू हुआ, वैसे ही आपके गोल्ड की कीमतें ये आसमान छूने लग जाती है। बिकॉज गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है, गोल्ड एक स्कार्स रिसोर्स है, और गोल्ड के साथ कुछ कल्चरल एफिनिटी कुछ रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में एसोसिएटेड है, जिस कारण से गोल्ड की वैल्यू या गोल्ड की प्राइसेस जो है दोस्तों हमेशा से ज्यादा रहती है, बढ़ती जाती है। तो अब जब आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो पीपल विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर गोल्ड, एंड बिकॉज दे आर डिमांडिंग मोर गोल्ड, दिस विल कंट्रीब्यूट टू राइज इन प्राइसेस। So this is how US government का shutdown basically is primarily impacting the prices of the gold across the world at this moment. अब मैं आपको थोड़ा सा जो थोड़ी देर पहले कॉन्टेक्स्ट दिया कि भाई 1950s में मात्र 98 रुपीज पर 10 ग्राम का ये जो रेट था, इसके बाद लगभग 3500 रुपीज पर 10 ग्राम का रेट इन 1991, दिस इज इन 1950, एंड अभी आज के डेट में लगभग 1.25 lakh for 10 gram of gold in 2025. Now these rise in prices is basically because of variety of factors. It is not just linked to the dollar's value. Dollar's value is one of the dominant factor playing role in the rise in prices, but at the same time the scarcity of gold, क्योंकि बहुत कम रीजन से दोस्तों जहां पे गोल्ड का ये प्रोडक्शन होता है। अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी कंट्रीज बता देता हूं जहां पे जनरली ये गोल्ड का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। चाइना के अंदर प्रोडक्शन होता है, रशिया के अंदर गोल्ड का प्रोडक्शन होता है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी काफी हद तक गोल्ड का प्रोडक्शन होता है। दीज आर बेसिकली टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ द गोल्ड। भारत में हमारे यहाँ पे एक जमाने में होता था हट्टी गोल्ड फील्ड्स करके हमारे यहाँ पे माइंस थी, बट एज सच अभी वहां से गोल्ड रिकवर करना हमारे लिए इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी वाला मतलब वहां पे नहीं निकल करके आ रहा है, इसलिए हमारे यहाँ पे ज्यादा कुछ ऐसा एक्सट्रैक्शन वगैरह नहीं हो रहा है। बट इंडिया में गोल्ड की डिमांड हमेशा से ज्यादा रही है। अब मैं आपको उसके कुछ रीजंस बता देता हूं कि भारत के अंदर क्यों डिमांड ज्यादा रही है। बिकॉज अगर किसी वस्तु के लिए डिमांड आप बढ़ा दोगे, ऑटोमेटिकली दोस्तों उसकी प्राइसेस भी वहां पे बढ़नी है। भारत में इसके डिमांड बढ़ने के पीछे देयर आर सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस रीजंस। इन 3-4 डायमेंशंस को आप याद रखिए। सोशल डायमेंशन है, इकोनॉमिक डायमेंशन है, कल्चरल एंड रिलीजियस डायमेंशन है। सोशल डायमेंशन क्या है कि एक स्टेटस सिंबल है दोस्तों हमारे यहां पे। अब ये स्टेटस सिंबल कैसे है गोल्ड, कि भाई जब शादियां वगैरह होती है आज की डेट में भारतीय समाज में डाउरी की प्रथा आज भी हमें दोस्तों देखने को मिलती है। और डाउरी आपको मैं बताता हूं रूरल एरिया में, खास करके रूरल इंडिया में, अर्बन एरिया में ऐसा नहीं कि अर्बन एरिया में नहीं लिया जाता डाउरी, अर्बन एरिया में भी लिया जाता है, विच इज वेरी रॉन्ग थिंग। बट द पॉइंट इज कि कितना गोल्ड डाउरी में दिया जा रहा है, इसके साथ लोग अपना स्टेटस सिंबल वहां पे इक्वेट कर देते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, एक सोशल डायमेंशन हो गया गोल्ड की डिमांड को बढ़ाने का। दूसरा मैं आपको इकोनॉमिक के ऊपर आऊंगा। ये जो कल्चरल रिलीजियस सिग्निफिकेंस है दोस्तों, ये खास करके हमारे फेस्टिविटीज में गोल्ड को एक प्रकार से प्रॉस्पेरिटी का सिंबल वहां पे दोस्तों माना जाता है, इसको प्रेस्टीज का सिंबल वहां पे माना जाता है, एंड इट इज ऑल्सो इक्वेटेड विथ द पावर। तो 3P फॉर्मूला यहां पे याद रखिए, प्रॉस्पेरिटी, प्रेस्टीज एंड पावर, जिस कारण से गोल्ड की डिमांड हमेशा से भारतीय इकोनॉमी में कही है, फिर भारत में बढ़ती वहां पे रही है। और ऐसा नहीं कि ये मॉडर्न फिनोमेना है, वैदिक टाइम्स में भी हिरण्य नाम का टर्म जो है हमारे ऋग्वेदा में देखने को मिलता है। उसके बाद मौर्य काल में, गुप्ता के एज में, मौर्य और गुप्ता एम्पायर्स के दौरान गोल्ड कॉइन्स का दोस्तों काफी प्रचलन भारतीय सब कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलता है। और आज भी अब हमें अगर देखें तो गोल्ड हमारे लिए एक क्या कि स्टोर ऑफ वैल्यू का भी काम करता है, और साथ ही में एक सेफ हेवन फॉर इन्वेस्टमेंट का भी वहां पे काम करता है। जब जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज आएगी तब तक लोग गोल्ड की तरफ वहां पे बढ़ेंगे। आज की जो करेंसी आज की डेट में सर्कुलेट होती है, करेंसी दोस्तों फिएट करेंसी है। ये करेंसी का सच कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, लेकिन गोल्ड हमें वो इंट्रिंसिक वैल्यू भी प्रोवाइड करता है, और गोल्ड को हम आसानी से
exchange कर सकते हैं, which provides the necessary liquidity to the gold asset. And this is the reason why basically this is the economic reason for having more and more gold. साथ ही में आप ये सोचिए कि it is a very simple form of investment, और इतना simple form of investment होने के कारण आज अपने सब कॉन्टिनेंट में, अपने कंट्री में देखोगे तो देर इज लेस फाइनेंशियल लिटरेसी, और इस फाइनेंशियल लिटरेसी कम होने के कारण पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड मार्केट एक्सेट्रा, बट दे आर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ द गोल्ड, द प्रीशियसनेस ऑफ द गोल्ड, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे बेसिकली इन्वेस्ट इन द गोल्ड, क्योंकि ये सिंपल फॉर्म ऑफ दोस्तों इन्वेस्टमेंट है. सो दीज रीजंस शुड बी रिमेंबर्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड यू शुड ऑल्सो हैव द ब्रॉडर आइडिया हाउ prices have moved across decades in Indian market. Right now, let's move on ahead and let's discuss why we are obsessed. I already discussed some factors. Along with these factors, if you see, we have social significance of gold in marriages, various cultural ceremonies, and as already discussed, it provides us a safe investment option. So these are the primary reasons why Indians are basically obsessed with gold. अगर हम थोड़ा सा मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे दूं, तो अगर किसी ने वहां पे गोल्ड चेन पहना हुआ है या फिर 5-6 सोने की अंगूठियां वहां पे डाल करके कोई चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ देखने का दोस्तों हमारा नजरिया वहां पे बदल जाता है, और वो इंसान खुद भी ये चीज जानता है कि लोग मुझे थोड़ा सा ऐसा देखे कि मेरा एक सोशल स्टेटस बाकियों से ऊपर है, मैं थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल हूं. ऐसे कारणों से दोस्तों ये अपनी गोल्ड की जो डिमांड है वो बढ़ती वहां पे जाती है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई बेसिकली पीपल इन इंडिया आर ऑब्सेस्ड विद गोल्ड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डायमेंशन, व्हिच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग डायमेंशन टुडे, कि हाउ कैन वी बेसिकली monetize or let's say financialize the gold. Because see, 25,000 tons, इसकी वैल्यू दोस्तों आज की डेट में है $3 ट्रिलियन. आंकड़े देख करके इंसान चौंक सकता है, बिकॉज $3 ट्रिलियन ये बहुत से इकोनॉमीज जो गरीब अर्थव्यवस्था है उनके मल्टीपल्स में ये वैल्यू है. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, 25,000 टन जो गोल्ड हम इंडियंस के पास में है, विच इज प्राइमरीली हेल्ड बाय वेरियस टेम्पल ट्रस्ट्स इन साउथ इंडिया, वेरियस इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज जो बैंकों के लॉकर्स में रखे होंगे या फिर खुद पहन रहे होंगे. तो ये पूरा अमाउंट भारतीयों के पास का अमाउंट है, राइट. मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के लिए आरबीआई के पास कितना गोल्ड है वो बता देता हूं. आरबीआई के पास में मात्र 900 टन के आसपास दोस्तों गोल्ड है. तो आप यहां से इमेजिन कर सकते हो कि जो वर्ल्ड की टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स है उनके पास जो गोल्ड रिजर्व्स है उससे कई ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स दोस्तों हमारे भारतीयों के पास में है. तो क्या हम इन गोल्ड रिजर्व्स को हमारे भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हमारे भारत के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा लगने वाला है, जो एमएसएमईज के डेवलपमेंट के लिए पैसा लगने वाला है, इन सब चीजों के लिए क्या हम इस गोल्ड को मोबिलाइज कर सकते हैं? क्वेश्चन दोस्तों ये है. और रिसेंट टाइम्स में अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा ये क्वेश्चन वहां पे रेज किया जा रहा है. अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अब तक हम क्या कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ चीजें दोस्तों कर सकते हैं. नंबर 1 पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर कि कुछ स्कीमें भारत सरकार ने वहां पे लगाई टू बेसिकली मोबिलाइज द आइडल गोल्ड हेल्ड बाय इंडियंस. आइडल गोल्ड मतलब जो हमने रखा हुआ है, राइट. सो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम वहां पे सरकार के द्वारा लॉन्च की गई. 2015 में स्कीम लॉन्च करती है सरकार, जहां पे आपके पास, मेरे पास जो भी गोल्ड है इसको हम बैंकों के पास डिपॉजिट कर दे, और डिपॉजिट करने के बाद हमें उसके ऊपर कुछ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता रहे, और साथ ही में जो भी प्राइसेस आपकी बढ़ती जाएगी गोल्ड की, कम होती जाएगी, जैसा भी है वो मार्केट प्राइसेस के साथ लिंक्ड आपका वो इन्वेस्टमेंट रहेगा. और मैच्योरिटी यानी कि जितने भी टाइम के लिए आपने वो रखा हुआ है, डील आपके साथ पहले से साइन होगी कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, व्हाटएवर, तो 2 साल 3 साल के लिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपको मिलता जाएगा, जैसे आपके एफडी अकाउंट के ऊपर आपको मिलता है. और साथ ही में जो भी 3 साल के बाद, 2 साल के बाद जो भी फिक्स्ड हुआ पीरियड, उसके बाद आपको पूरा का पूरा गोल्ड का या तो वैल्यू दिया जाएगा या तो गोल्ड आपको दे दिया जाएगा. तो इट इज अ वेरी गुड स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम. ये तरीका है दोस्तों जहां से हम हमारे आइडल गोल्ड को मोबिलाइज कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइनेंशियलाइजेशन मतलब एक फाइनेंशियलाइजेशन कर सकते हैं. दूसरा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, वहां पे आरबीआई के द्वारा ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशू किए जाने लगे.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ के ऊपर। ये भी स्कीम वहां पे हमने चलाई ताकि नए गोल्ड के लिए डिमांड वहां पे दोस्तों कम हो जाए। जो ये स्कीम का क्या अर्थ था कि आपको अगर फिजिकल गोल्ड खरीदना है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस तो डू नॉट बाय द फिजिकल गोल्ड, रादर बाय द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अब आप बोलोगे इसका क्या फायदा होगा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मैं क्यों खरीदूं? तो आपको, अगर मैंने जैसे कहा कि आपको बस इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए गोल्ड को इस्तेमाल करना था, आपने 90,000 रुपए खरीदा गोल्ड और आप 1 लाख होने का इंतजार कर रहे थे, तो आप फिजिकल गोल्ड क्यों खरीद रहे हो भैया? आप जो है बॉन्ड खरीदो, बॉन्ड विल रिफ्लेक्ट द प्राइसेस ऑफ द फिजिकल गोल्ड, और जो भी रिटर्न्स आपको मिलेंगे ना सिर्फ वैल्यू टर्म्स में गोल्ड के फिजिकल वैल्यू टर्म्स में, बट आपको कुछ इंटरेस्ट रेट भी वहां पे उन बॉन्ड्स के ऊपर दे दिया जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे पर्पस ये था सरकार का कि इससे जो गोल्ड इंपोर्ट्स है हमारे, वो गोल्ड इंपोर्ट बिल हमारा कम हो जाएगा, ठीक है, नया गोल्ड की डिमांड कम हो जाएगी, और इस कारण से जो फॉरेक्स का इरोजन दोस्तों हमारे होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जो इरोजन होता है, ये हमारा कम हो जाएगा। ये प्राइमरी इंटेंट के साथ ये स्कीम को हमने लॉन्च किया था रिसेंटली, लेकिन इसको हमने बंद कर दिया है। बंद करने का रीजन प्राइमरीली देखा जा रहा है ये कि भाई सरकार के ऊपर इसका बर्डन बढ़ रहा था, सरकार को अपना फिस्कल कंसोलिडेशन करना था, इसलिए सरकार अपना पब्लिक डेट नहीं बढ़ाना चाह रही थी। इस कारण से इस स्कीम को अब दोस्तों डिसकंटिन्यू किया जा चुका है। और बाकी क्या चीजें हैं जो फाइनेंशियलाइजेशन को लेकर के चल रही है, थोड़ा सा और इन डेप्थ में आपको इसका बारे में बता देता हूं। इसके बारे में खास करके ये पॉइंट याद रखिए कि वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं दोस्तों? देयर आर फंड मैनेजर्स, इसको मैनेज करने के लिए देयर विल बी फंड मैनेजर्स। अब ये फंड मैनेजर्स क्या करते हैं? दे इन्वेस्ट इन गोल्ड, ठीक है, और ये इन्वेस्ट करेंगे गोल्ड के अंदर। और अगर आप यहां पे कोई यूनिट खरीद रहे हो इस ETF का, लेट्स से आप एक यूनिट खरीद रहे हो विच विल बेसिकली अ फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ द गोल्ड। सिंपल टर्म से दोस्तों, ज्यादा डरना नहीं होता इकोनॉमी के टर्म से, ठीक है। जो भी जैसे फ्रैक्शनल ओनरशिप है, मतलब क्या कि भाई आप पूरा 1 ग्राम ओन नहीं कर रहे, आप टुकड़ा ओन कर रहे हो, कुछ मिलीग्राम्स में आप ओन कर रहे हो। तो मान लो 100 रुपए का आपको एक यूनिट वहां पे गोल्ड ETF का मिल रहा है। अब अगर ये 100 रुपए का यूनिट है, कल को जाकर के फिजिकल गोल्ड की प्राइसेस 1 तोला जो 1,25,000 का आज की डेट में, ये 1,50,000 का हो गया, तो ऐसे में जो आपने 100 रुपए का एक यूनिट खरीदा था ETF का, इसका भी प्राइस दोस्तों वहां पे बढ़ करके हो सकता है 110 रुपए हो जाए या फिर 112 रुपए हो जाए। तो ऐसे में again these gold ETFs are doing what? They are basically contributing in reducing the upcoming demand for the gold. They are not as such monetizing the existing idle gold lying with the Indians, but they are reducing the demand which may arise for investment purposes in the gold. बड़ा सिंपल सा चीज है, सिंपल सा मैकेनिज्म है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर जैसे मुथूट फाइनेंस की बात करें, मनप्पुरम गोल्ड वगैरह की बात करें, तो यहां पे क्या है कि दीज NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, दे बेसिकली ऑफर टू अस कि एक गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स, राइट। गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स क्या होती है कि मेरे पास अगर सोना है, आपके पास सोना है, तो हम ये क्या करेंगे, ये अपने मुथूट फाइनेंस या फिर ये मनप्पुरम वगैरह के पास में सोना अपना डिपॉजिट करेंगे, और इसके बदले दोस्तों हम लोन वगैरह वहां से ले लेंगे, जिसको हम पॉपुलरली क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं गोल्ड लोन की स्कीम। तो ये भी एक तरीका है कि आइडल गोल्ड को हम मोनेटाइज कर ले। अपने को अगर कोई छोटा मोटा उद्योग करना है, छोटा मोटा MSME में कोई काम करना है, ऐसे होटल वगैरह एस्टैब्लिश करना है, तो हमारे पास अगर गोल्ड रखा हुआ है फैमिली में, तो रादर देन just having it in the cupboards of our houses or having it in lockers of the banks, we can put it with some NBFCs and get a loan based on it. उस लोन से दोस्तों we can do financial activities which will create jobs in the economy and which will give us profits. तो हम asset को financialize करने का purpose समझिए यहाँ पे, to purpose is to increase the financial activities के साथ साथ economic activities. और अगर ये दो चीजें दोस्तों हम इंप्रूव करते हैं या फिर बढ़ाते हैं, तो इस कारण से इकोनॉमी के अंदर वी कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि 25,000 टन $3 ट्रिलियन का हमारे पास में गोल्ड है, ठीक है। ये एक तरीका है। इसके अलावा और क्या करा जा सकता है, क्योंकि इसमें भी उसका प्रोलिफरेशन नहीं है। प्रोलिफरेशन में क्या दिक्कतें हैं कि एक तो प्यूरिटी के लिए, प्यूरिटी टेस्टिंग वगैरह की जो चीजें होती है वो वहां पे नहीं है, ठीक है। उसका जो इंफ्रा आपको चाहिए वो नहीं है। कलेक्शन सेंटर्स की दोस्तों कमी है, क्योंकि NBFCs लोकलाइज फॉर्म में काम करती है। अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल के ऊपर कुछ RBI गाइडलाइंस के साथ इसको हम अगर
एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनलाइज करे, तो इंस्टीट्यूशनलाइज करने के कारण काफी हद तक जो गोल्ड हमारे आपके पास में पड़ा हुआ है इसको हम अपने बेहतरी के लिए दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर एक ऑल्टरनेटिव और हो सकता है कि अगर ये गोल्ड को हम बैंक में, जैसे हमारे यहां पे पैसे को हम डिपॉजिट करते हैं बैंकों के पास में, और फिर उन पैसों में से कुछ पैसा बैंक के अलग अलग लोगों को लोन के फॉर्म में देती है, और उससे जो लोन लोगों ने लिया उसके ऊपर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, अपने स्टार्टअप्स बनाते हैं, अपनी कंपनियां एस्टैब्लिश करते हैं जहां पे लोगों को रोजगार भी मिलता है, नए नए प्रोडक्ट का और नए नए सर्विसेज का निर्माण होता है। ऐसी चीजें दोस्तों अगर हम बैंक डिपॉजिट गोल्ड का, इसको अगर हम इंस्टीट्यूशनलाइज करें विथ ऑफ कोर्स दी proper framework provided by the RBI and the infrastructural support provided by the government of India, we may move in a direction to basically financialize the gold. But these things are easier said than done because इसके लिए जो ground infrastructure आपको लगेगा, खास करके जो collection centers वगैरह लगेंगे, purity testing वगैरह की बात आएगी, यहाँ पे शायद काफी सारी operational difficulties आ सकती है. So it needs to be a very well thought plan. ये चीजें दोस्तों यहां पे करी जा सकती है। तीसरा लास्ट एक सजेशन यहां पे ये रहेगा कि जो ETF जैसी जो चीजें हैं, खास करके इक्विटी मार्केट वगैरह में, यहां पे अगर कोई इनोवेटिव हम इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के आए जहां पे लोग ज्यादा मात्रा में इसके बारे में अवेयर हो, वो अपने जो भी उन्होंने गोल्ड वगैरह डिपॉजिट करा है उसके बारे में वो सिक्योर महसूस करे, ऐसे में दिस गोल्ड ETF रनिंग कंपनीज दे कैन सोर्स द गोल्ड डायरेक्टली लेट्स से फ्रॉम द जनरल पब्लिक ऑफ इंडिया, एंड बेस्ड ऑन दैट इफ दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द गोल्ड ETF ऑप्शंस फॉर वेरियस पीपल अक्रॉस द इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब, तो इसको और हम फर्दर लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस with which we can financialize the gold in future, but at the same time दोस्तों आपको मैं थोड़ा बहुत challenges के बारे में भी इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि ये सारी चीजें सजेशंस वगैरह ठीक है, बट इसमें देयर आर सर्टन बैरियर्स, क्योंकि ये चीज ऐसा नहीं है कि सरकार ने नहीं सोची है, RBI ने नहीं सोची है, या फिर हमारे एक्सपर्ट्स ने नहीं सोची है। बिल्कुल उन्होंने इसके ऊपर सोचा है, रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे आर्टिकल्स इसके बारे में लिखे हुए हैं, बट देयर आर सर्टन चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड प्रोसेस। एंड व्हाट आर दोस चैलेंजेस? बेसिक सिंपल चीज है, जो हमारी एफिनिटी है विद गोल्ड, जो खास करके हमने इसको सोशियो कल्चरल रिलीजियस सिग्निफिकेंस जो हमारे लिए गोल्ड का है, वो कभी भी हमें ये अलाउ नहीं करेगा, जो क्लिंगिंग है हमारी गोल्ड के साथ में, कि भाई हम इसको कहीं पे डिपॉजिट करें कलेक्शन सेंटर में, और फिर कलेक्शन सेंटर से उस चीज के बेसिस के ऊपर उसका मूवमेंट वगैरह हो रहा हो, या फिर वो किसी और को वहां पे दे करके कोई लोन वगैरह जैसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह क्रिएट करे जा रहे हो। ये चीजें करने के लिए दोस्तों हमारे घरों से गोल्ड कलेक्शन सेंटर, बैंकिंग सिस्टम या फिर फाइनेंशियल मार्केट में जाना जरूरी है। और ये होने में सबसे बड़ा बैरियर आपका ये सोशो कल्चरल रिलीजियस बैरियर, क्योंकि अगर फंक्शन है तो हमें पहन के जाना है, अगर कहीं पे रिलीजियस सेरेमनी है तो हमें वो वहां पे सब अपने भगवानों के सामने वो रखना है गोल्ड वगैरह। आई एम नॉट अगेन सेइंग दैट वी आर डूइंग द रॉन्ग थिंग, बट द पॉइंट इज कि इस आइडल गोल्ड को कहीं ना कहीं अब देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि इतना ज्यादा अगर गोल्ड हमारे पास में है, इसका अगर हम कुछ परसेंटेज 20, 25, 30% भी अगर फाइनेंशियलाइज कर पाए तो दोस्तों इट इज गोइंग टू गिव अ ह्यूज पुश फॉर बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्पसेस इन इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर के फाइनेंसिंग में इसका हेल्प हो सकता है, देश के अंदर धरातल के ऊपर खास करके ग्रास रूट में MSMEs के डेवलपमेंट के लिए दोस्तों ये फंडिंग वहां पे आ सकती है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या आप ऐसा फाइनेंशियलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, या फिर आपके कुछ और व्यूज है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।